वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। कलअदम तंजीम की जानिब से एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। मुजाहरीन को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए गुजरांवाला से जेहलम तक जीटी रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। कलअदम तंजीम के कारकुनों के साथ झड़पों में 4 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मी एहलकारों की तादाद 200 से जायद है। मौजूदा हालात के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है। हमारा सवाल है, कलअदम तंजीम का एहतजाज जारी, अवाम को मुश्किलात का सामना, क्या ये मामला अफहाम तफहीम से हल हो जाएगा? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नासिब एक चुगताई साहब, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, मुजम्मिल सोहरवर्दी और अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, कलअदम तंजीम की तरफ से जो ये एहतजाज का सिलसिला जारी है, कहाँ तक जाएगा आखिर? थैंक यू शाइस्ता। देखिए, सबसे पहले तो कल भी मैंने कहा था कि यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किसी वक्त में कुछ स्टांस लेती हैं और किसी वक्त में कुछ स्टांस लेती हैं, एंड बिटवीन दैट पीरियड ट्रांजिशन का जो टाइम होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसमें किस तरह इस तरह की तंजीमें हार्बर होती हैं और वो स्ट्रेंथ पकड़ती हैं और उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना। इसके अलावा आप फैक्शन ऑफ सोसाइटी में देखें कि ख़ुद मीडिया के अंदर किस तरीके से उनके हमदर्द बैठे हुए हैं जो कि इस चीज़ के कायल हैं कि उनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए उनके साथ सख्ती से नहीं निपटा जाना चाहिए। आई थिंक इट इज़ अ वेरी सिंपल मैटर ऑफ प्रिंसिपल कि जब स्टेट की रिट को आप चैलेंज करेंगे, सिक्योरिटी को चैलेंज करेंगे, पुलिस वालों पे हमले करेंगे, तो चाहे आपकी जो भी डिमांड हो, स्टेट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये हमारी गलतियां हैं कि अब जहाँ पे मामला पहुँच गया है वहाँ पे ये कुछ करेंगे तब भी इनके ऊपर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आपने माजी में उनके साथ बैठ के ऐसे मुआहदे साइन किए जो कि आपने लोगों से छुपाए। दिस इज़ वाई आई से कि पार्लियामेंट फंक्शनल होनी चाहिए, लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन, कर्ज़ों की, इस किस्म के मुआहदों की, ये सारी हम तक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ आवर राइट एज अ टैक्स पेयर। जो मुआहदा पिछला साइन हुआ था उसको आप देख लें, फिर इंटीरियर मिनिस्टर की आप पिछली एफिलिएशंस देख लें, कल की उनकी अपोलोजेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। ही इज़ नॉट अ फिट पर्सन टू डील विद दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद आप रेंजर्स को ले आते हैं जब आपसे कुछ हैंडल नहीं होता। पुलिस को रिफॉर्म करने के बजाय आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो बेचारे मार खा के, जिस तरीके से उनके इमेजेस मैंने देखे हैं और जैसे शहीद हुए हैं उनके लोग, क्या हम उन्हें इंसान नहीं समझते? द वे वी ट्रीट देम। तो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अब होने जा रहा है बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन जो IB, FIA ये सब आपको प्रोवाइड करती है। आपको अब होश आइए कि अभी इजलास होना चाहिए। तो चीज़ें प्रीएम्प्ट करती है गवर्नमेंट। गुड गवर्नेंस में ये भी आता है, और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स एंड गुड गवर्नेंस ये तीनों इक्वल लेवल पे होते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया तो कभी एक आपको हिट करेगी, कभी दूसरी हिट करेगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू PTI's ओन गवर्नमेंट। 2 वज़रा भी मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं एक ही पार्टी के। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ केओस और पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना हुआ है। ऑलरेडी हम बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। बिल्कुल, सिचुएशन ठीक नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, फैसला आपके ख्याल में क्यों नहीं हो पा रहा? हसन खावर ने मुज़ाकरात की बात की, कल फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आखिर करना क्या है हुकूमत ने? असल में सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप ये कह दें कि हुकूमत, जैसे जुनैरा ने कहा कि कुछ करे तब भी, ना करे तब भी, तो वो जो कहते हैं ना, दे आर पिच्ड अगेंस्ट अ वॉल। इसके आगे रास्ता जो है वो कोई दोनों तरफ, दोनों साइडों पे एक डार्कनेस सी नज़र आती है। जहाँ तक इस पार्टी की डिमांड्स का ताल्लुक़ है और उसके साथ साथ इनके एटीट्यूड और बिहेवियर का ताल्लुक़ है, तो इससे वर्स्ट एग्जांपल जो है वो किसी जमात की तरफ से नहीं होती। और राइटली इनको अगर उन्होंने प्रोस्क्राइब किया है तो होना चाहिए
इसलिए कि एक ऐसी चीज जिसका रिलेशन फॉरेन पॉलिसी से है, हजरत रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम की मोहब्बत, उनकी इज्जत और उनका जो वक़ार है, वो पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में उसको लोग पहचानते हैं। लेकिन उसको हिट करने के लिए जब रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम खुद अपनी हयात में थे तो उस वक्त भी लोग बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसके गुजरने के कितने साल बाद एक लिस्ट बनी 1000 इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें मुसलमानों ने नहीं, वो क्रिश्चियंस ही थे जिन्होंने उसको टेबुलेट किया था। तो उन्होंने हज़रत रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम को दुनिया की नंबर 1 शख्सियत, सहर साज शख्सियत करार दिया, और जिन्होंने इंसानियत को बदला और दुनिया को बदला। तो ये चीज़ें जो डिमांड ये कर रहे हैं, इसका रैशनल क्या है? क्या इनमें से सिर्फ यही इस्लाम के ठेकेदार हैं? क्या यही इस्लाम के फॉलोअर हैं? बाकी हमारे जैसे लोग, बाकी पाकिस्तान के बाकी लोग जो है वो कुछ नहीं, वो नहीं जानते। तो अब आप इनकी डिमांड को किस तरह मान सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत इज अगेंस्ट, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रैशनल, जिसकी कोई आउटलेट नज़र नहीं आता। इधर सड़कों को रोक लेना, क्या ये इस्लाम की टीचिंग में है? पुलिस वालों को मारना, क्या ये इस्लाम की टीचिंग में है? एहतजाज, इस तरह वायलेंट एहतजाज करना, क्या ये अपने मजहब की, ये कर क्या रहे हैं? पहले तो ये सोचिए ना, व्हाट आर दे डूइंग? क्या ये वो काम कर रहे हैं जो मुल्क को स्ट्रेंथन कर रहा है, या सोसाइटी को या इवन जो इस्लाम लविंग लोग हैं, जो मजहब लविंग, क्या उनको स्ट्रेंथन कर रहा है? ये तो उनको मजबूत कमजोर कर रहा है दुनिया की नजरों में। आप जो यूरोपियन यूनियन में जो कुछ हो रहा है इस एहतजाज को लेकर, जो कुछ कहा जा रहा है, क्या वो काबिल कबूल है पाकिस्तान की हुकूमत को? क्या वो रियासत को काबिल कबूल है? अब इसमें की ऐसी पोजीशन है जिसमें आप जिस शख्स को भी ले आएंगे वो क्या करेगा? दो ही ऑप्शन है, या डायलॉग करें और उसके बाद डायलॉग करने के बाद वो जो उनकी डिमांड्स है उनको मीट करें, और अगर आप उनकी डिमांड्स को नहीं मीट कर, जो नहीं मीट करनी चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। आप दुनिया से ताल्लुकात इसलिए खराब नहीं कर सकते कि चंद लोग बैठे हुए अपने घरों में ये चाहते हैं कि जी आप कर ले तो आप कर लेंगे, और वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं और लेके आते हैं गलत प्रीटेक्स्ट के ऊपर, गलत रैशनल के ऊपर। और यही रैशनल इस्तेमाल किया था मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ अरसे पहले, जैसे जुनेरा कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जब इस चीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करती हैं तो वो इनकरेज करती हैं फिर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को इस किस्म के वायलेंट मेथड इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरा तो ख्याल है कि देयर शुड बी वन शो ऑफ फॉर वंस, और इसके लिए एक चीज़ तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको, या तो ये इनको कोई समझाए, और समझाने के लिए फिर ये है कि उलमा इकराम दरमियान में कूदें और वो आएँ, और जो लोग जो उनको पहचानते हैं लोग, वो उनसे बातचीत करके उनको समझाएं कि भाई ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। आपने एहतजाज कर लिया, दुनिया तक पहुँच गया, दैट इज़ सफिशेंट कि आपने कर लिया, दुनिया को पता चल गया, सारी दुनिया को पता चल गया कि जी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और किस तरह पाकिस्तान के लोग जो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लाठी और नेज़े उठा लेते हैं। तो उसके बाद तो और कोई चाराकार नहीं रहा जाता ना। तो अगर इससे पहले हुकूमत क्या करती, चले मान लें जब उन्होंने डिमांड की थी तो उससे पहले आपके प्रोएक्टिव आप क्या कर सकते थे? यही कह सकते थे कि हम आपसे नेगोशिएट करेंगे, आप हमारी बात मान जाए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आपने एहतजाज कर लिया, अब आप घरों को चले जाएं। जब वो बात ही मानने को तैयार नहीं है आपकी और लगता है कि दे आर बीइंग इंस्टिगेटेड बाय सम थर्ड पार्टी, तो आप मुझे बताइए फिर गवर्नमेंट के पास क्या एक्शन? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द गवर्नमेंट। सो दे हैव टू टेक सम डिसीजन, और उसमें डिसीजन वो होना चाहिए जो इस किस्म के तमाशे जो रोजाना करते हैं इनको किसी न किसी तरह से खत्म होना चाहिए, किसी न किसी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। और ये जो चीजें हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करती हैं वो सड़कों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और अगर कोई सड़कों के ऊपर लेके जाए तो देन ही शुड बी डेल्ट विद द आयरन हैंड। मेरा तो यही ख्याल है। ठीक है, अमीर अब्बास साहब बड़े ही वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं ब्रिगेडियर साहब ने, आप क्या कहेंगे? जैसे कि उन्होंने कहा कि अब कोई ना कोई फैसला हुकूमत को करना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, मैं तो सबसे पहले जो मुनाफकत पाई जा रही है इस मामले पर, मैं उस मुनाफकत पे बात करना चाहूंगा। यानी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं रियासतों में जिनके बारे में ब्लैक एंड वाइट की पॉलिसी होनी चाहिए कि या वो गलत है या वो सही है। उन इश्यूज को ग्रे एरिया में नहीं रखा जाता। जो टीएलपी का तरीकाकार है, मैं उनके इशू की बात नहीं कर रहा, उनका इशू एक अलहदा इशू है, वो हमारा भी इशू है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम, उनका वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद होना चाहिए। लेकिन जो उनका तरीकाकार है, उनके उस तरीकाकार को ग्रे में देखना, मैं समझता हूँ बजाते खुद हैवानियत पर मबनी अमल।
और वो सोच जो है कि आप उनकी दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, हमारी ऑपोजिशन की जमातों में से भी, हमारे सहाफी भी, हमारे कुछ दानिशवर भी, और कुछ और जो पब्लिक ओपिनियन मेकर। ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखें, या ये गलत है या ये सही है। ये माजी में भी गलत था जब हुआ, ये आज भी गलत है। आप क्या चाहते हैं कि आप तहरीके लब्बैक वालों को लाके एसपीडी में बिठा दें, साद रिजवी साहब को हुकूमत जेल से लेकर आए और कह के बाबा ये लो न्यूक्लियर, हमारी जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसके कोड और उसका बटन दबाओ, बटन और चला दो बम फ्रांस के ऊपर, अगला बटन दबाओ और चला दो बम यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, अगला बटन दबाओ और चला दो पूरे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर और पूरे वेस्टर्न यूरोप के ऊपर। ये क्या बेतुकी किस्म की सोच है जिसकी, और मैं समझता हूं कि शर्मनाक है ये अमल। गुज़श्ता ये जो इन्होंने इस साल में जो मार्च अप्रैल से सिलसिला दोबारा शुरू किया था टीएलपी वालों ने, हम क्यों खामोशी के साथ और दबे लफ्जों में इनको कंडेम कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सीने पर हाथ मार के कहते कि ये गलत कर रहे हैं? और मिनहसुल कौम हमें एक मुआशरे के तौर पर इसको कंडेम करना चाहिए, इस रवैये को। कैसे आप रियासत को किसी जत्थे या गुमाश्तों के हवाले कर सकते हैं? कैसे आप फसाद फैलाने वालों के हवाले कर सकते हैं? कैसे आप जज्बातियत और जुनूनियत पर मबनी एक टोले के हवाले आप पूरी रियासत लाके कर सकते हैं? पूरा निजाम आप उनके हवाले कर सकते हैं, जिनको ना फॉरेन रिलेशंस का पता है, जिनको ना इंटरनेशनल रिलेशंस का पता है, न जिनको हालात की नजाकियत का पता है। और फवाद चौधरी साहब को मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह की लाइन ली है, जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुनासिब अल्फाज है। इससे भी सख्त लफ्जों के अंदर बाकी तमाम सियासतदानों को, वो अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, उनको कंडेम करना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने जो नैरेटिव और जो एक्सप्रेशन थे उनके बिल्कुल मुनासिब थे और इसी तरह होने चाहिए। याद रखिएगा, आज अगर आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नून लीग हो, JUI पे हो या कोई और हो, अगर आज वो सियासत करेंगे, तारीख लिख लें आप आज शाइस्ता, यही TLP होगी या इस TLP की तरह कोई और इंतहा पसंद जत्था होगा, कोई गिरोह होगा, वो उनके गले को पड़ा होगा, वो उनका टेंटमा दबा रहा होगा। लिहाजा ये नेशनल इशू है, और नेशनल इशू क्या है कि एक्सट्रीमिज्म इस मुल्क के अंदर, इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी पर मबनी जो रवैया है, उस रवैये को हमें कर्ब करना है। इसी का हम मुआवजा भुगत रहे हैं आज, जो फैटअप से लेके और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे हमारी जो जंग असाई होती है। ये क्यों होता रहा? ये सिर्फ एक TLP नहीं है, आप TTP से लेके और आप जितनी भी गुज़श्ता 30-40 सालों में पाकिस्तान में फिरका वारियत पर मबनी, मजहब पर मबनी, लिसानियत पर मबनी या इलाकायत पर मबनी जितनी भी इंतहा पसंद या मिलिटेंट जंगजू जमातें सामने आई हैं, मुसल्ला जमातें सामने आई, वो इसलिए सामने आई कि रियासत उनके साथ समझौते करती रही, कमजोर होती रही रियासत, और उनके सामने जब वो डरती थी, एक जमात खत्म होती थी और उसके बाद एक और जमात सामने आ जाती थी। मैं समझता हूँ कि हम सबका ये कौमी फरीजा बनता है कि ये हुकूमत अगर स्टैंड ले रही है, जानते हुए भी कि ये एक मजहबी मामला है और इस हुकूमत के खिलाफ फतवे भी आएंगे, इस हुकूमत को एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश की जाएगी, मैं समझता हूँ कि हमें सबको इस स्टांस को और हुकूमत के एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं एक प्रिंसिपल स्टांस की बात करूं, चाहे आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, किसी जैद बकर की हुकूमत होती, कोई जमात इस तरह से डंडे सोटे लेके और फतवों की यलगार करके और चढ़ाई कर देती मुल्क के ऊपर, हमें उसको भी कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जैसा कि अभी अमीर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि कुछ मामलात में ब्लैक एंड वाइट पॉलिसी होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर बहुत से लोग जो हैं वो दोनों तरफ से खेल रहे थे, तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से मामला हल नहीं हो पा रहा? वो हुकूमत की बात कर रहे थे ना, समझ आ रही थी की भी बात की है उन्होंने, कुछ सहाफियों की भी बात की है उन्होंने। नहीं, वो हुकूमत की बात कर रहे थे, और मैं समझ रहा था कि 14 अप्रैल को जब इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर ने TLP को कलअदम करार दिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन कराची में अपने निशान पर कैसे लड़ लिया? यह हुकूमत काबीना में क्यों नहीं लेके गई? यह हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस उनके खिलाफ क्यों भेजा? 3 दिन पहले उनके 350 लोग क्यों रिहा किए? ये ग्रे और ब्लैक की जो बात अमीर अब्बास साहब कर रहे थे, वो हुकूमत के बारे में कर रहे थे, क्योंकि हुकूमत ग्रे और वाइट और ब्लैक में चलती है, ग्रे में नहीं चल सकती। और मुसीबत यह है कि यह हुकूमत 3 साल से ग्रे में चल रही है, ना वाइट है ना ब्लैक है। अब TLP के मामले में भी नहीं, ये ना वाइट है ना ब्लैक है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तो टांगे कांपी हुई हैं, उसके तो दस्तखत हैं, जिन जिन के दस्तखत हैं उन्हें तो सैक कर दें। अगर मुआहदा डिसोन करना है तो जिन जिन के दस्तखत हैं उन्हें भी तो सैक कर दें कि इंटीरियर मिनिस्टर कायम रहेगा और मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे मुमकिन है?
जिसने दस्तखत किए हैं वो बराबर का मुजरिम है टीएलपी के साथ, क्योंकि वजीर आजम तो कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं था इस मुआहदे का। जिन वज़रा ने वजीर आजम के इल्म में और काबीना के इल्म में लाए बगैर ये मुआहदे किए हैं उनको सैक होना चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए आर्टिकल 6 के। क्यों नहीं चलने चाहिए? सिर्फ टीएलपी पे चलने चाहिए। जिन्होंने ये काम किया उनको 7 खून माफ़ है, वो इसलिए कि वो हुकूमत में बैठे हैं, वो ब्लू आइड बॉयज़ हैं किसी के। ये कैसा इंसाफ है इस मुल्क में कि इस तरफ वाले जो हैं उनको माफ़ी है, इस तरफ वालों को सजाएं हैं? ये तो नहीं चल सकता, दो तरफा इंसाफ तो नहीं चल सकता इस मुल्क में। अगर इमरान खान साहब में हिम्मत है और वो वाइट और ब्लैक पे आना चाहते हैं, तो ग्रे ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपनी कैबिनेट में से ग्रे ख़त्म करें सबसे पहले। ग्रे तो कैबिनेट में मौजूद है। 14 अप्रैल को जब आपने ऐलान किया कि हम इनको कालअदम कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ा, उसके बाद कैबिनेट से उनको बैन क्यों नहीं किया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस क्यों नहीं गया? ये 7 महीने का इस कौम को कौन जवाब देगा? आज आके आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं कि मुनाफकत खत्म होनी चाहिए। मुनाफकत हुकूमत कर रही थी, 7 महीने से कर रही थी। 3 दिन पहले 325 लोग आपने उनके छोड़े हैं। ये ग्रे था कि वाइट था कि ब्लैक था कि जब आपने 325 लोग उनके बगैर किसी बेल बॉन्ड्स के रिहा कर दिए जो आपने अरेस्ट किए हुए थे। आज आप कह रहे हैं जी बड़ा नुकसान हो गया। भी जब आप 325 लोग रिहा करके मुरीद के में पहुंचा देंगे गिफ्ट के तौर पे, तो क्या होगा? यही होगा जो हुआ है। उस वक्त इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता था, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए गया हुआ था और उसको दुख लगा हुआ है कि मैं वो मैच नहीं देख सका, और वो उसको इस्लाम की फतह करार दे रहा था। और आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। जब हम एक क्रिकेट मैच को इस्लाम की फतह करार दे देंगे हुकूमत का इंटीरियर मिनिस्टर, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। अजीब बात है। बिल्कुल अमीर अब्बास साहब ठीक बात कर रहे थे और हुकूमत के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने लफ्ज़ हुकूमत यूज़ नहीं किया, इशारों में बात की हुकूमत के बारे में। मैंने उसकी जरा तशरीह कर दी। ये मुजम्मिल साहब जैसे ही हमारे मेहरबान दोस्त और मेहरबान भाई हैं कि जो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। यानी आप मुजम्मिल साहब का बयानिया देखें, नहीं सही कि मुजम्मिल डैम करने के बजाय टीएलपी को वो अलिफ से लेके ये तक उन्होंने सारा नजला हुकूमत पे। मैं तो हुकूमत से बात करूंगा ना। इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, टीएलपी की नहीं है। चोर की मुकम्मल करनी, साथ को पकड़ना है कि जिसने चोर को पकड़ा है। मैं सबकी जानिब बारी-बारी आ जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब भी आऊंगी। जुनेरा आप क्या कहेंगे? और टीएलपी के बारे में एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ। मुजम्मिल साहब, टीएलपी के बारे में मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ का कमेंट लेने दें, एनबीसी का कमेंट लेने दें, उसके बाद मैं आपकी जानिब भी आ जाती हूँ। मुजम्मिल साहब, सबको बात करने का मौका मिलेगा। एनबीसी का कमेंट ले लूं, उसके बाद आपकी जानिब भी आ जाती हूँ। एनबीसी, लगता है ये मामला जल्द होता नजर आ रहा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मामला तो पता नहीं कब से चल रहा है, कितने बरस हो गए, कितने अक्षरे हो गए। हम बुलुगड़े पालते हैं, हम बुलुगड़ों को बड़ा करते हैं। बच्चा हम पे हमलावर होते हैं तो हम लड़ जाते हैं। हमारे साथ यही होता रहा है, हमारी तारीख यही है। मैंने सुन नहीं पाया दूसरे दोस्त क्या कह रहे थे, कुछ टेक्निकल मसाइल थे गालिबन फ़ोन के। लेकिन मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि हम लोगों को पाल के अफरीद बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, और फिर जब वो हमारे खिलाफ होते हैं तो हमें गुस्सा आया था कि भाई तो गैर मुल्की एजेंट है। भाई वो पहले से होंगे, आपको पता नहीं था। आप जब जाते थे वहाँ पर फातिहा पढ़ने के लिए, दुआएं करने के लिए, हाजिरी देने के लिए, दस्तार बंदी करने के लिए, तब आपको होश नहीं था कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खिलाफ में थे आप। उस वक्त हुकूमत जो थी वो उनके खिलाफ थी। आज वो दबे दबे वो हिज़्ब खिलाफ में, वो दबे दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। मुनाफिकत हमारे यहाँ हर तरफ से है। मैं पाकिस्तान की बदकिस्मती कहूँगा इस बात को कि हमारे यहाँ ग्रुपों को बाकायदा बनाया गया, उनको परवान चढ़ाया गया, और फिर वो हमारे लिए खतरा बन गए, हमारे लिए अजाब बन गए। वो हुकूमत को छोड़ें आप, अवाम के लिए अजाब बन गए वो। अब मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ आपसे। इस हुकूमत में इतने कंट्राडिक्शंस हैं। इसी मसले पर ले लें, बाकी को छोड़ दें आप, नैब के चेयरमैन को छोड़ दें आप, FBI के चेयरमैन को छोड़ दें आप, गंदम की स्मगलिंग को छोड़ दें। इस मसले के ऊपर कि फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत टिका के बहुत ज़बरदस्त बयान दिया कि भाई पहले कातिल हमें हवाले करो, सड़कें खाली करो, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। मुज़ाकरात उससे पहले नहीं होंगे। शेख साहब कहते हैं मेरा फ़ोन हरबत खुला हुआ है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि मैं सऊदी अरब से वापस आ रहा हूँ, सिर्फ मुज़ाकरात मसले का हल हैं।
असद उमर कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी बस अब ख़त्म करें मामले को, सड़कें खाली कराएं, मुल्क को नॉर्मल करें। ऐसे नॉर्मल नहीं होता है। आप एक वेव लेंथ में होने चाहिए, आपको आपके फैसले एक जैसे फैसले होने चाहिए, आपकी तरफ से एक सी आवाज़ आनी चाहिए। ये नहीं कोई मुज़ाकरात की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कुचल देंगे, कोई कुछ कह रहा है। ताकत मसले का हल नहीं है, ये बात तय है। ठीक, ताकत के बाद फिर बातचीत करेंगे, आप फिर बातचीत करेंगे। उसके बाद भी अभी भी बहुत से ग्रुप ऐसे जिनसे आप दुगने खाना बातचीत कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कि आप गलती करते क्यों हैं, पहले ये रियासत ही तय करे। रियासत एक बार बैठ जाए और तय करे वो ये गलती क्यों करती है, कि लोगों को बनाती है और फिर बिगाड़ने की कोशिश करती है जो बिगड़ चुके होते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात होना हो, ये मसला ख़त्म होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर अवाम यरगमाल हैं, बिल्कुल इस मुल्क में अवाम यरगमाल हैं, उनको रिहा कराना चाहिए। ठीक, और कोई रास्ता नहीं है, और मुनाफिकत ख़त्म की जाए। ठीक है, जुनैरा क्या कहेंगे? देखिए जब अफ़गानिस्तान का मामला डिस्कस हो रहा था, अभी इवैक्यूएशन जब हुई है यूएस ट्रूप्स की वहाँ से, और उससे भी बहुत पहले जब एपीएस हुआ, हमने बड़ी डिबेट्स देखी हैं पाकिस्तान में, जोश व खरोश से होती हुई, गुड तालिबान, बैड तालिबान, न्यू तालिबान, ओल्ड तालिबान, टीएलपी फॉर नामूस रसालत के टीएलपी फॉर मिलिटेंसी। हम लोगों को इतना शौक़ है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का और हर एक को अपना इंटेलेक्चुअल पार्ट प्ले करने का, कि उसमें हम चीज़ों को और बिगाड़ देते हैं। मेरे ख्याल है लाल मस्जिद का जो वाक़या था ना, उससे सबक सीखना चाहिए था। क्या हुआ था, एक तो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, हज़ारों लोग मरे, हालांकि सिर्फ वहाँ पे 90 लोगों की डेथ हुई थी, और वो 90 लोग वो थे जिन्होंने गोलियां मारी थी ऑपरेशन करने वालों पे, उनके पास से असलहा निकला था। वही वज़रा, वही टीम के कुछ अरकान आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और वो आज भी वही रोल प्ले कर रहे हैं जो उन्होंने उस वक्त किया था। पहले सपोर्ट किया गवर्नमेंट को उस ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद कहा कि जी हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हमने ब्लास्फेमी कर दी ये मस्जिद पे हमला करके। ये जो हमने क्लीशेज क्रिएट किए हैं ना कि नहीं 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 नहीं, रिलीजन में बात नहीं करनी है, इससे ज़रा चुप रहो, ब्लास्फेमी ना हो जाए, मौलवी पीछे पड़ जाएंगे, ये क्लीशेज जो है ना, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्यों हम इजाज़त दें एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रिलीजन का कस्टोडियन बनने के लिए? हमने अपने रिलीजन को बाहर जाके रिप्रेजेंट करना है। वी आर इक्वली मुस्लिम, जैसे लोग सड़कों पे हैं, मुसलमान कह रहे हैं अपने आप को, हम भी उतने ही मुसलमान हैं, लेकिन हम ज़्यादा अमन पसंद हैं, हमें मुल्क का ज़्यादा एहसास है, हमें इस्लाम के इमेज का आपसे ज़्यादा फिक्र है, हमने बाहर जाके मुंह दिखाना होता है। ये वो लोग हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है ये बाहर क्यों निकले हुए हैं। अगर उनके पास से क्लाशनकोव्स निकली हैं तो सिवाय फवाद चौधरी के कोई और बोला है? कोई नहीं बोला। अभी अमीर जो बात कर रहे थे 100% सही बात कर रहे थे कि विकेट के दोनों तरफ मुनाफकत जो हो रही है, क्या आप सिर्फ पीटीआई के ऊपर क्रिटिसिज्म करके इस मसले का अगर हल निकाल सकते हैं तो चलें हम इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ को आप पोलिटिसाइज करते हैं। फॉर गॉड सेक, दिस इज़ अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। रेंजर्स को बुलाया जा रहा है, आप कंडेम करने के बजाय अभी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि पीटीआई की ये तबीयत ठीक नहीं है, पीटीआई की हालत ठीक नहीं है। सो यूनिटी की ज़रूरत है, इस वक्त एक वॉइस की ज़रूरत है। बहुत अफसोस होता है जब DW पे, BBC पे, अल जज़ीरा पे ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की सड़कों पे इस्लामिस्ट इस वक्त कंट्रोल में है। इसका मतलब मालूम है सबको। मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बात करना चाहता हूँ इस पे। ठीक है, मुजम्मिल साहब आप बात करें, मुजम्मिल साहब बात कर लें, उसके बाद ब्रिगेडियर साहब और अमीर अब्बास साहब आप दोनों की जानिब आती हूँ। भाई बात करनी मुझे भी। जी एनपीसी आपकी जानिब आती हूँ। मुजम्मिल साहब बात कर लें पहले। जी मुजम्मिल साहब। देखें, बात पीटीआई की नहीं है, बात सिटिंग गवर्नमेंट की है। लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी सिचुएशन से निपटना ऑपोजिशन मीडिया का काम नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी इस फर्ज को पूरा करने में कोताही कर रही है, अगर कोई अस्करी विंग है, कोई कलअदम तंजीम है, उससे डील करने में कोताही कोई हुकूमत कर रही है, तजाद हुकूमत के अंदर है, तो आप उसका बर्डन सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट्स पे कैसे शिफ्ट कर सकती हैं?
देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात कोई इमरान खान की मुखालफत में नहीं कर रहे हम। देखिए बात यह है कि क्या इमरान खान साहब ने पिछले 4 दिन में कोई बात की है टीएलपी के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर ने कोई वाज़ेह मौका, कैबिनेट का कोई हंगामी इजलास हुआ है जिसमें इस सिचुएशन को डिस्कस किया गया है? बात यह है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास किया है वैसे वज़ीर आज़म साहब ने कल किया है। 6 दिन हो गए हैं, जीटी रोड बंद है, लोग मर गए हैं या ट्रैवल नहीं हो पा रहा जीटी रोड पे, और 6 दिन बाद ये हुकूमत जागी है। मेरा मतलब है यहाँ जूम पर मीटिंगें हो जाती हैं, आज तो फिजिकल प्रेजेंस की भी जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का इजलास तो मदीने में बैठ के भी कर सकते थे, जहां होटल में बैठ के मैच देख रहे थे, वहां से कैबिनेट का हंगामी इजलास भी जूम पे कर सकते थे। वो कौन सा ऐसा मसला था? डिसीजन किए जा सकते थे। लेकिन जब अगर हुकूमत को, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हुकूमत पर जिम्मेदारी जिसकी है, तनकीद उसी पे करेंगे ना। आपके ख्याल में घर चले गए हैं उन्हीं को, अभी भी उन्हीं को गालियां देनी है। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हुकूमत तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा होती है जिसका ताल्लुक आपकी सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि सोसाइटी, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की पार्टी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होता है, और उसमें तमाम की तमाम चीज़ें मजहब की बेसिस पे मिसलेड किया जा रहा होता है लोगों को, तो वह हुकूमत का काम तो हम किसी तरह भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत के साथ साथ इस किस्म के इश्यूज पे उनकी हेल्प करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई हैं, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान को खाने के लिए बैठी हुई है कि जब हम पावर में होंगे तो झड़प करेंगे चीजों को, और जब किसी तरह पाकिस्तान क्योंकि इंटरनेशनली ये चीजें रेप्लिकेट हो रही हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ दोस पॉलिटिकल पार्टी? उनको भी तो सामने आना चाहिए, अवाम की तरफ से भी तो कंडमनेशन आनी चाहिए। अवाम भी खामोश नहीं बैठ सकते। क्या ये चीज जो पॉइंट जैसे पहले बात रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम की मोहब्बत हमारे जिस्म का हिस्सा, हमारी आंखों का हिस्सा, हमारे मुंह का, हमारी तमाम चीजों का हिस्सा है। हम इतनी मोहब्बत करते हैं जितना आप सोच, क्या वो लोग जो सड़कों पे बैठे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, वो क्या रसूल करीम की मोहब्बत की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं? क्या ये जायज है इस्लाम में? इसको कौन कंडेम करेगा? क्या इसको आपकी मस्जिदों में कंडेम नहीं होना चाहिए? क्या उलमा को इसके ऊपर बयानात नहीं देने चाहिए? गवर्नमेंट तो चलो मान लिया, मुज़म्मिल साहब ने कहा नहीं कर रही, इससे पहले वाली हुकूमतें तो पहले लोगों को पकड़ लिया करती थी, पैसे जो थे इनको सफदर ने दिए थे यहाँ लाहौर में खड़ा होके, और कहा था कि चले जाओ इस्लामाबाद तक, बाकी चीजें आपकी पूरी हो जाएगी। उन्होंने नर्चर किया था इनको उस वक्त, जब पैसे देते नजर आए थे यहाँ पे और बोल रहे थे। तो बात यह है कि बाकी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी किधर है? वेयर आर दी पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज? पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, हुकूमत बदनाम नहीं हो रही, मैं बदनाम हो रहा हूँ, आप बदनाम हो रही है दुनिया में। तो क्या वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ पाकिस्तान को खाने के लिए और निचोड़ने के लिए रह गए ये जो बाकी लोग बैठे हुए? बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया कि हुकूमत के साथ साथ बाकी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी किधर हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। एनबीसी अमीर अब्बास साहब, एनबीसी की बात आपकी जानिब आती हूं। नहीं, मैं कुछ सवाल मेरे थे कि अप्रैल में ये वाकया हुआ था, और अप्रैल के वाकये के बाद शेख रशीद ने कहा था कि काबीना इसको सुप्रीम कोर्ट भेजेगी रेफरेंस के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस का फैसला करेगी, और उसके बाद वो चला जाएगा इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसको ख़त्म कर देगा, उनका इंतखाबी निशान ख़त्म कर देगा, उसको कलअदम से बिल्कुल ही फारिग कर देगा। वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? नहीं हुआ। ना कैबिनेट ने कोई फैसला किया, ना कोई रेफरेंस गया, ना सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला करती। और कल फवाद साहब कह रहे थे कि ठीक है रेफरेंस अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में पड़ा हुआ है, अप्रैल से अब तक पड़ा हुआ है, कुछ तो था ना भाई, कहीं इतनी देर लग गई। फिर दूसरी बात ये हुई है कि जब रेफरेंस नहीं गया तो किसी ने कोई नोटिस लिया इस बात का, फिर आपने एक मुआहदा और कर लिया, मौलाना नूर साहब और शेख रशीद साहब ने उसका फैसला वाडवा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को इल्म ही नहीं था, प्राइम मिनिस्टर जानते ही नहीं थे इस मुआहदे के बारे में। अब वो ट्वीट खैर हटा दिया गया है उसके बाद, लेकिन ये वो सूरत हाल है, कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है, कौन क्या कर रहा है। एक फैसला कल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा, यकीनन ये ऐसा मामला है, क्योंकि जीटी रोड अगर बंद है तो इकोनॉमी की शहरक बंद है, आपकी शहरक बंद है, ट्रांसपोर्ट की, लोगों के आने जाने की बहुत बड़ी आबादी। मैंने कहा ना ये रकमान है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा,
कि यरगमाल हैं वो लोग जो वहां रहते हैं, और हम यरगमाल हैं 50 साल से, 40 साल से। ठीक हो गया। अमीर अब्बास साहब। शाइस्ता, अभी हम सब ने सुना, मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि जी हुकूमत 6 दिन बाद जागी है। सत्तू पी के सोई है जी हुकूमत 6 दिन तक। अगर वो नहीं जागी, इसलिए नहीं जाग रही थी क्योंकि अगर वो जागेगी तो यूज ऑफ फोर्स करेगी। जब यूज ऑफ फोर्स करेगी तो टीएलपी का भी नुकसान होगा, अवाम का भी नुकसान होगा, और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान होगा। जब लोग मरेंगे तो यही हमारे मेहरबान दोस्त मुजम्मिल साहब कह रहे होंगे कि हुकूमत तो मंगोलों की तरह हमलावर हो गई है अपनी निहत्ते शहरियों के ऊपर। इसे कहते हैं डैम यू डू डैम यू डोंट। यानी जब आपको कोई जमात पसंद नहीं है, कोई हुकूमत पसंद नहीं है, तो फिर वो जो करेगी वो भी बुरा लगेगा, जो नहीं करेगी वो भी बुरा लगेगा। सवाल यह है कि आप इस वक्त तर्ज अमल टीएलपी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आप आगे हुकूमत के ऊपर। हाँ, हुकूमत को चाहिए था कि जो 15 अप्रैल 2021 को शेख रशीद साहब ने और नूरुल हक कादरी साहब ने ऐलान किया था कि इस जमात को हम कलअदम कर रहे हैं, और कलअदम होने के बावजूद ये जमात इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करती रही, ये एक और शर्मनाक और मुनाफिकत का मबनी रवैया हमारी रियासत का। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आज इस वक्त बात होनी चाहिए कि टीएलपी जो कर रही है वो गलत कर रही है। इस हुकूमत से हम दो हाथ करेंगे, निपट लेंगे इस हुकूमत से हम कि ये हुकूमत क्यों कमजोरी जो है वो दिखाती है। आज जब हम इस मौके पर, जब टीएलपी जो है वो सारी रियासत को यरगमाल बनाना चाहती है, हम अगर हुकूमत को कोसना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि हम एक बयानिया पैदा कर रहे हैं जो टीएलपी को सपोर्ट करेगा। हुकूमत खड़ी हो गई है अगर आज टीएलपी के सामने, नहीं खड़ी थी ना माजी में आपके मुताबिक, डर गई थी, मिट गई थी, बुज़दिल थी, आज खड़ी हो गई है ना। जब आज खड़ी हो गई है, आज उन्होंने सारी पंजाब पुलिस रेंजर्स के मातहत कर दी है, 2 महीने के लिए रेंजर्स वहां पे इंस्टॉल हो गई है। अगर आज वो खड़ी हो गई है तो आज आप उसकी टांगे खींचें, आज आप उसके जो है वो नूक तीखे निकालें। आज आपका काम है ये कहना कि नहीं टीएलपी गलत कर रही है, और माजी में भी अगर कोई इस तरह की जमात थी वो भी गलत थी, आइंदा भी अगर इस तरह की कोई जमात उठेगी वो भी गलत। ठीक है, मुजम्मिल साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, इसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। देखिए, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि आप, मेरा मतलब है हुकूमत को क्लीन चिट दे दें। एक बात कहते हैं वो करेगी तो भी बुरी, ये करेगी तो भी बुरी, ये करेगी तो भी बुरी। इसका नतीजा ये है कि हुकूमत कुछ भी ना करे, इंपोर्टेंट होकर बैठ जाए, मतलब ना वो ये करे ना वो करे, और चुप करके ऐसे बैठ जाए कि मैं ये भी करूंगी तो बदनाम हो जाऊंगी, मैं ये भी करूंगी कि तो बदनाम हो जाऊंगी, लिहाजा मैं कुछ नहीं करती। ये नया स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है जो अमीर बात साहब कह रहे हैं कि जिसकी मददसराई की जानी चाहिए और जिसकी बड़ी तारीफ की जानी चाहिए कि ये कुछ नहीं कर रही 14 अप्रैल से, और इसने मतलब ये 14 अप्रैल से ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये 14 अप्रैल से ये आप रेफरेंस फाइल कर दो, और जी जी, और आप रेफरेंस फाइल कर दो सुप्रीम कोर्ट में, बात खत्म करो यार। अच्छा नहीं, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा मतलब है कि अगर ये आज इमरान खान ऑपोजिशन में होता तो वो मुरीद के बैठा होता, जैसे कि वो पहले फैजाबाद शाह महमूद कुरैशी साहब की और शेख रशीद की तस्वीरें मौजूद है ना, और ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल मुरीद के बैठे होते, वो बैठ चुके हैं शाह महमूद और ये जिम्मेदार ऑपोजिशन है जो मुरीद के नहीं बैठे, ये जिम्मेदार ऑपोजिशन है जो मुरीद के नहीं पहुंची। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद वहां बैठे थे, ये भी जाके बैठ सकते थे। बात ना करें मुजम्मिल साहब, अपनी प्रेज़म्पशन पे बात ना करें कि आप मैं माजी के तनाजुर में बात कर रहा हूं, अपनी मेरी बात सुनिए, सबको बात करने का मौका मिलेगा, प्लीज सब अपनी अपनी बारी पर बोलें। एनडीसी अमीर अब्बास साहब, मुजम्मिल साहब, आप सब अपनी अपनी बारी पर बात करें प्लीज, बात ना करें। जो कमेंट कर रहा है उसको कमेंट करने का मौका दीजिए, आप सबको बारी मिलती है, सब अपनी अपनी बारी पर बात कर सकते हैं। जुनैरा आप क्या ऐड करेंगी, कहिएगा, इसके बाद मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। देखिए, दिस इज नॉट द टाइम कि हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करें, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप बाद में जैसे मर्जी इस पे कोई डायलॉग कर लें, इस पे बैठे कैंपेन चलाएं कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया, जो मर्जी करें बाद में, इट इज़ आवर राइट टू डू सो, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है इस तरह बिहेव करने का जिस तरह इस वक्त मेरे दोस्त कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जुनैरा कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, और इस वक्त हम सबको जो है वो इत्तेहाद है। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में जब भी कोई बहरान या मुश्किल आए तो इस पर जलती पर तेल डालने का काम सोशल मीडिया पर होता है, जहां झूठी खबरें बनाई जाती हैं, फिर उन्हें बहुत तेजी से फैलाया जाता है। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार ये मवाद बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया। अब भी FIA ने नफरत आमेज मवाद फैलाने वाले 30 से ज्यादा अफराद को रावलपिंडी और लाहौर से गिरफ्तार किया है। हमारा सवाल है, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों का मामला, क्या ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद है? अमीर अब्बास साहब, क्या सोशल मीडिया यकीनन एक अहम हथियार है, लेकिन इसे नफरत और झूठ के लिए मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में हुकूमती इदारे इसको रोकने में नाकाम क्यों हैं? देखिए, सोशल मीडिया का एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान का अपना कोई इंडिजिनस प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे चाइना ने व्हाट्सएप की जगह पे एक अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बना लिया, इसी तरह से और भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स उनकी अपनी है। पाकिस्तान का अपना कोई नेटवर्क नहीं है। हम जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, हम जिन भी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो यूरोपियन या अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और उनका कंट्रोल भी वहीं से है। तो एक तो हुकूमत के पास फौरी तौर पे इन नेटवर्क्स के ऊपर एक्शन लेने का कोई हुकूमत के पास उसकी जुरिस्डिक्शन में ये चीज नहीं आती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह जो है, इनके हेडक्वार्टर्स को रिक्वेस्ट करे कि वो अपने यहाँ पे परमानेंट स्टेशंस बनाएं और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के या हमारी रियासत के जो कंसर्न्स हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म मसला है, वो हमारे लिए सामने तो इस वक्त ये चैलेंज है TLP का। इस पे आपसे कुछ देर पहले खबर आई थी कि GT रोड के अतराफ जितने भी मुजाफाती इलाके हैं वहां पे फेसबुक, ट्विटर और इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए। आई डोंट नो वो सस्पेंड हुए या नहीं। एक तो ये वक्ती तौर पे फौरी तौर पे रेमेडी हो सकती है। सेकेंडली, इनके जो अकाउंट्स हैं TLP के, जो गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहे हैं, और जब भी ये एक्टिविटी शुरू होती है तो इनके अकाउंट्स ही के जरिए से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। इनके फेक अकाउंट्स हैं, बाकी तमाम जिस तरह हर सियासी जमात के फेक अकाउंट्स हैं, उनके ट्रॉल्स हैं, इसी तरह से TLP के भी फेक अकाउंट्स हैं, ट्रॉल्स हैं। तो हुकूमत को चाहिए था कि वो प्रोएक्टिव पॉलिसी इख्तियार करती। मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को TLP के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सस्पेंड करवा दिया। इस तरह से सस्पेंड हुए क्योंकि वो कंडेम करते थे TLP को, और TLP के अकाउंट्स के जरिए से उनको इतनी स्ट्राइक्स दी जाती थी कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए कि शायद इस पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है। तो ये इतना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत के लिए। ये फेक जो वीडियोस हैं, डिस्टॉर्टेड वीडियोस, उनके ऊपर कैप्शंस अपनी मर्जी के लगा के, उनके साथ खबर अपनी मर्जी के लगा के ये वायरल कर रहे हैं गुज़श्ता 2-3 दिन से, जिससे ये सिंपैथी हासिल कर रहे हैं। और अगर कल फवाद चौधरी या हुकूमत आके रिबटल ना देती अपना, तो हम भी समझ रहे थे कि ये बहुत जुल्म हो रहा है। कल एक बड़े सहाफी ने ये खबर दी कि TLP के जुलूस के ऊपर फजाई बमबारी की जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए से शाली। अब अंदाजा कर लें कि इस तरह जो बातों को अगर आप शेयर देंगे, भड़काएंगे, और वो भी सोशल मीडिया के जरिए से, तो हर शख्स के पास तो ना इतनी दानिश है, ना इतनी एक्सेस है कि वो उस खबर को वेरीफाई करे। मैं भी अगर सुनूंगा तो कहूंगा कि हुकूमत इतनी जालिम है कि वो कारपेट कर रही है TLP के ऊपर। तो फौरी तौर पे मेरा ख्याल है FIA को एक्शन में आना चाहिए और इनके जितने अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक करवाएं, फ्रीज करवाएं, सस्पेंड करवाएं, ताकि ये अपना फेक नैरेटिव जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है ज़ुनैरा, भारतीय सोशल मीडिया की टीमें वैसे तो बड़ी मुतहर्रिक होती हैं। आपका भी एक व्यूज मेकर्स का जो क्लिप है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस बारे में क्या बताएंगी? हाँ जी, somebody sent that clip to me। ऊपर मेरी तस्वीर लगी हुई थी और साथ हिंदी में कुछ लिखा हुआ था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती। लेकिन जब मैंने उसको सुना तो एक डिस्कशन के दौरान मैं लाइटर मोड में बात कर रही थी जनरल अमजद शुएब से, और मैं उन्हें कह रही थी, जनरल साहब आपको याद है मैंने कहा था अगर लोगों को हकीकत पता चल गई तो लोग बेहोश हो जाएंगे, आपने कहा था कि लोग बेहोश हो जाएंगे, तो लोग तो बेहोश नहीं हुए। अब हमारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें यहाँ पे उन्होंने उसको कट लगाया और उससे आगे उन्होंने लिखा हुआ कि खातून ने जर्नैल साहब की खूब छितरौल कर दी। उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि जी IMF लोग अंदर के पाकिस्तान के इस वक्त भूखे मर रहे हैं,
IMF ने उनको लात मार दी है। ये उस यूट्यूबर के अल्फाज थे और उसके ऊपर उसने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ, स्टोरी बिल्ड की हुई, और सारे क्लिप्स मेरे उठाए हुए, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करती हूँ गवर्नमेंट को। और मेरा ख्याल है उनको शायद अभी मुजम्मिल साहब का नहीं पता, मैं नाम भेजती हूँ कहीं, ट्वीट करती हूँ कि इनको भी फॉलो किया करें। अब मसला ये है कि फेक न्यूज़ एक अलहदा चीज़ है, और ये एडिट और उसको फोटोशॉप करके, सेंसर करके, मिसयूज़ करके, एब्यूज़ करके चीज़ों को फैलाना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। अब एनीबडी कैन टेल मी, पैमरा मुझे नोटिस भेज दे उसका फोरेंसिक किए बगैर कि आपने ये बात टीवी पे बैठ के क्यों की, तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका, हालांकि आई एम सिटिंग हेयर एज अ तज्जियाकार। तो मेरे ख्याल है जो मैं पहले बात करी थी कि टाइम ठीक नहीं है, दिस इज़ द टाइम कि थोड़ा सा रीट्वीट करने से पहले चीज़ों को देख लें, ना ऐसे थंबनेल्स को क्लिक करें जिन्होंने ब्लर किए हुए इमेजेस लगाए हुए और ऐसी उसके ऊपर टाइटल्स लिखे हुए हैं जो अखलाक से गिरे हुए हैं। इसमें हमारा एक कलेक्टिव रोल है। एक मिनट के लिए सोचें कि एक शख्स को नहीं पता कि ये TLP जो कुछ कर रही है या जो कुछ हो रहा है वो क्या है, उसने सिर्फ फेक अकाउंट से एक इमेज देखा है जिसमें खून से आलूदा एक लाश पड़ी हुई है सड़क पे, और वो कह रहे हैं देखें रियासत ये कर रही है लोगों के साथ, वो उसे रीट्वीट भी करेगा और कहेगा हुकूमत ने बड़ी ज्यादती कर दी। तो अवेयरनेस इतनी जल्दी नहीं फैलाई जा सकती। हाँ, कंट्रोल किसी हद तक, मैनेज किसी हद तक करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सोशल फैब्रिक बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो रहा है। ठीक है, NBC क्या कहेंगे? FIA की तरफ से हम देखते हैं कि गिरफ्तारियां तो होती हैं इस तरह की, लेकिन आगे फिर कुछ होता नहीं है, बात क्यों आगे नहीं बढ़ पाती? मेरा ख्याल है हमें यहाँ बैठ के इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसे तमाम रिट्वीट्स को चैलेंज भी करना चाहिए, खुद चैलेंज करना चाहिए। कल मैंने 3 तस्वीरों को चैलेंज किया है व्हाट्सएप की, तो तीनों बर्मा की हैं, तीनों बर्मा की हैं और तीनों को GT रोड लिखा गया है। मैंने कहा शर्म करो थोड़ी सी, ये तो देख लो चपटे लोग हैं, ये पंजाबी नहीं है, ये बर्मी है। ये है। फिर दूसरी बात ये कि FIA ने कुछ किया है, आज 14 अफराद गिरफ्तार हुए हैं GT रोड के दाएं बाएं से, और कुछ चीज़ें बंद भी की उन्होंने। लेकिन लतीफ़ा ये बताऊँ मैं आपको एक, कि मैंने कल जो गुफ्तगू की थी इस बारे में, जाहिर है वो एंटी TLP थी, और जो आज भी की है मैंने वही तकरीबन वो थी। वो मैंने, आपने मुझे ट्वीट किया था, मैंने फेसबुक पे लगा दिया था कि भाई मैंने ये बात की है। वो स्ट्राइक कर दिया गया, वो निकाल दिया गया। इसका मतलब है कि धूल निकाला जा रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान इतना स्ट्रांग है, हिंदुस्तान इस मामले में इतना स्ट्रांग है कि आप सोच नहीं सकते। मुझे 3 वार्निंग के बाद मेरा 15 साल अकाउंट बंद कर दिया उन्होंने, कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान पर। कश्मीर में मुझे 4 वार्निंग मिली वानी का नाम इस्तेमाल करने पर, वानी की तस्वीर इस्तेमाल करने। मैं रुकने वाला नहीं होता, मैं करता गया, उन्होंने मुझे बंद कर दिया। तो मेरा एक ऐसा अकाउंट जिसमें 40,000 लोग थे, फॉलोवर्स और दोस्त मिलाकर, उन्होंने बंद कर दिया। तो वो इतना स्ट्रांग है, हम इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वियतनाम की, बर्मा की तस्वीरें और वहाँ की हवा। एक साहब ने कल लिखा तेज़ाब इस्तेमाल किया गया। मैंने उसको बताया कि भाई ये तेज़ाब नहीं, कीचड़ है ये। अब हम यहाँ बैठ के तो बात कर सकते हैं, वहीं पर चैलेंज करें। आपका नाम देखकर वो डर जाएगा। जुनैरा, अमीर अब्बास, मुजम्मिल साहब, अगर आप खुद चैलेंज करोगे तो वो डर जाएगा, भाग जाएगा, डिलीट कर देगा वो, और फिर आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। FIA को ऐसे लोगों से बताने के लिए आपको भी थोड़ा काम करना होगा, हमें भी काम करना होगा, मीडिया को भी काम करना होगा। झूठी खबरों पर इन्हिसार नहीं। देखिए, जो बड़े चैनल्स हैं वो आमतौर से खबर नहीं लेते वहां से, जब तक कि कंफर्म ना हो जाए, रिकन्फर्म ना हो जाए। छोटे चैनल खबर उठा लेते हैं, तस्वीर उठा लेते हैं, मसला वहां आके बनता है। ठीक है, मसला वहां आके बनता है। पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कतई कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के सबब मुझे अगले गेस्ट की जानिब बढ़ना है। ब्रिगेडियर साहब, क्या ख्याल है आपका कि इस मामले पर मसला कवानीन का है या फिर कवानीन के नफाज का? मेरा ख्याल दुनिया पूरी में ये सोशल मीडिया जब से आया है, और अगर आप देखें तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, सेटअप्स बनाए गए हैं, जैसे ऑफकॉम है UK में और बाकी जगहों पे, जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ को, उसकी सर्वेलेंस को, उसकी डिटेक्शन को, उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। हम हर चीज़, अब FIA का मैंडेट पढ़ लीजिए और FIA की मैन पावर पढ़ लीजिए। FIA के अंडर ही आपने साइबर विंग बनाया है, तो मेरी नज़र में वो कितना इसको देख सकते हैं। उनके ऊपर बेताशा ड्यूटीज़ हैं।
उनकी बेताशा और जिम्मेदारियां हैं जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी, और वो उसके अंदर जो उनकी डिप्लॉयमेंट देखें, मैन पावर की स्ट्रेंथ देखें, तो मेरे तो ख्याल में पहले तो आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें चाहे आप अपना FIA से भी लोग ले लें, पुलिस से ले लें, आप डिजिटल मीडिया से ले लें, लोगों को इसमें ट्रेड कराएं जो सिर्फ सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, उसके ऊपर जो मवाद छप रहा है उसको ऑब्जर्व करें। अब इसके में दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक कॉन्टेक्स्ट वो सोशल मीडिया की वो चीज़ें जो आपके मुल्क के अंदर से लोड कर रहे हैं, एक वो है जैसे आपने पहले जुनैरा ने जिक्र किया बाकी लोगों के, इंडिया जो कुछ कर रहा है, अब इंडिया जो कुछ कर रहा है और जिस वेबसाइट और जिस चैनल से होके आ रही है वो तो रुकेंगे नहीं। आप क्या कुछ भी कर ले, उन्होंने तो करना, वो तो झूठ का पलंदा है इंडिया मीडिया, जो बैठ के जब सरीना का 5वां फ्लोर देख लेता है तो उसे कल दुबई का भी 5वां फ्लोर नजर आ गया होगा स्टेडियम का, तो उनसे तो आप कुछ नहीं कर, वो तो झूठ का पलंदा है, वो करते रहेंगे। लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो चीज है उसके लिए मेरा ख्याल आपको एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पार्ट टाइम बेसिस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मुजम्मिल सौर वर्दी साहब क्या कहेंगे? एक तो नेशनल कॉजेज़ पे जो एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए वो यकीनन मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर, और मैं फिर कहूँगा तो आप कहेंगे ये वक्त नहीं है बात करने का। और ये काम भी नेशनल कंसेंसस पैदा करना कोई अपोजिशन का या और जमातों का नहीं, गवर्नमेंट का काम होता है। लोगों को अपने साथ इत्तेफाक के राय रखना, साथ लेकर चलना तमाम सेगमेंट्स ऑफ लाइफ को। एक तो वो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान के अंदर बहुत से अहम इश्यूज़ पे। लेकिन और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया के हवाले से जो कवानीन हैं मैं उनका हामी हूँ, बशर्ते कि वो हुकूमत अपने दिफा के लिए इस्तेमाल ना करे। कि आप हुकूमत पर अगर कोई तनकीद करें तो उन लॉस का इतलाक़ होना शुरू हो जाए। ये हमने माजी में भी देखा है कि अगर किसी ने हुकूमत पर तनकीद किया है तो उसके लिए आपने साइबर क्राइम को यूज़ किया है, साइबर लॉस को यूज़ किया है, जिस पर पिछले दिनों अभी हमने देखा कितना बड़ा साइबर अटैक किया गया आसमा शराजी के ऊपर, और कैसे कैसे ट्रेंड्स चलाए गए हैं और क्या किया गया है उस लेडी जर्नलिस्ट के साथ। तो ये भी देखना पड़ेगा। वो हुकूमती जमात कर रही थी और उनके ऑफिशियल अकाउंट से सब कुछ हो रहा था, तो इसको भी साथ देखना पड़ेगा कि हुकूमत उस कवर में जो लीवरेज लेना चाहती है वो भी नहीं देना और साथ साथ बैलेंस भी रखना है। लिहाजा ये एक डेलिकेट मामला है कि कितने इख्तियार देने हैं और किस मामले पर देना है और किस मामले पर नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हुकूमत को इस पर इक़दाम उठाने की यकीनन एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि मॉनिटर करे सोशल मीडिया पर होने वाली तमाम एक्टिविटी को, ताकि ख़ास तौर पर जो नाकाबिले जो नफरत अंगेज़ जो मवाद है उसको रोका जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।